नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको बता दें कि आज अपन कक्षा 10 की व्याकरण को लेकर चर्चा करेंगे और व्याकरण में अपना आज का ये कक्षा 10 के लिए जो लास्ट बिंदु यहाँ पे रहने वाला है और इसके आगे जो है वो हम वीडियोज़ जो है वो कक्षा 10 के लिए नहीं बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ संज्ञा को लेके, तो परिभाषा में देखिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को, यानी नाम जो कहलाएगा वो संज्ञा होगा। यानी संसार में जितने नाम है वो सब के सब क्या है, संज्ञाएं हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से जो है 3 भेद माने जाते हैं। पहला आपको लिखना है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। और व्यक्तिवाचक में देखो, इनमें तीनों में भेद अगर पूछा जाए या अंतर पूछा जाए तो इस प्रकार के जवाब आपको देने हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये 3 शब्द याद रखने हैं। आदि के विशेष नाम का इसमें नहीं लिखा गया है। मैं आप सबको बता दूं कि ये परिभाषा जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें इन सब जैसे व्यक्तियों हैं, देशों हैं, शहरों हैं, नदियों हैं आदियों के विशेष नाम जो है वो हो सकते हैं। जैसे रमेश है, तो ये इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। बाजार व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक है। गंगा है, जयपुर है, हिमालय है, दीपावली है, रामायण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये थोड़ा सा गलती से हो गया होगा। चलिए, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी इन तीनों की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बंदर है, गाय है, पुस्तक है, नदी है, नगर है, शहर है, गांव है, ये सब के सब क्या रहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और अपनी लास्ट बचती है वो है व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा। यानी इसमें व्यक्तियों व वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा आदि के आदि का क्या होगा, बोध होगा। जैसे मित्रता है, शत्रुता है, बुढ़ापा है, बचपन है, गौरव है। यानी ये थोड़ा सा हटके है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला रहेगा हमारा यहाँ पे सर्वनाम को लेके बात करें तो सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का सामान्य अर्थ पूछे तो बताना है सबका नाम, यानी ये सभी नाम, यानी संज्ञाओं के स्थान पर ये प्रयुक्त होंगे, नामों के स्थान पर ये प्रयुक्त होंगे। सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 बताने हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। रट लीजिएगा, दिक्कत नहीं है, 2 दिन याद रखने हैं। पहला है पुरुषवाचक में देखिएगा, कहने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होंगे वो पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में देखो क्या होगा, कहने वाला जो होगा, यानी बोलने वाला जो व्यक्ति होगा, वहाँ पे जिन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे वे उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। जैसे मैं और हम, मैं और हम से ही ये सारे बने हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। इसमें 3 शब्द हैं, तुम, एक तो तुम आ गया, और एक तू आ गया, और एक आ गया आप। ठीक है। चलिए, अगला है अन्य पुरुषवाचक में, यानी किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर, यानी दोनों को छोड़ दो, वक्ता और श्रोता, इसके अलावा अन्य जो बचेगा वो कहलाएगा अन्य पुरुषवाचक। इसमें आएंगे यह, वह, वे, ये, उससे, है ना, इस प्रकार के शब्द इसमें शामिल होंगे। दूसरा सर्वनाम जो रहेगा वो रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु, व्यक्ति आदि की ओर स्थान जो है संकेत करे उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ये, वह, वे, तो ये मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, इस प्रकार के जो यहाँ पर रहेंगे, ये यहाँ पर ये, वह, ये क्या रहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराए। जैसे इसमें 3 याद रख लीजिएगा, कोई, कुछ, कहीं, किसी, ये 3-4 शब्द हैं, ये यही होंगे, इसके अलावा कोई शब्द शामिल नहीं होगा। चौथा है संबंधवाचक, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि में संबंध दर्शाने के लिए बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है, देखिएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन है, क्या है, किससे है, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है संज्ञा के स्थान पर ही आने चाहिए, अन्य सवाल नहीं होने चाहिए। अगला है निजवाचक, यानी वे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराए, यानी कर्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप है, अपना है, स्वयं है, खुद है, निजी है। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी यहाँ पर आया ना, और दूसरा है अपना काम खुद ही कर लूँगा, खुद यहाँ पे आया है, तो ये रहेंगे निजवाचक सर्वनाम। आगे जो रहेगा वो रहेगा विशेषण। तो देखिएगा, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। पहले 4 प्रकार के ये होते हैं, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और संकेतवाचक है। तो गुणवाचक में देखो, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि से संबंधित विशेषताएं बताए। जैसे गुण के बारे में हम बात करें तो अच्छा, भला, बुरा, जो भी है सारे, है ना,
ये सारे के सारे क्या रहेंगे, गुणवाचक विशेषण के जो है उदाहरण रहेंगे। दूसरा है संख्यावाचक, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम गणना का बोध करवाए, संख्यावाचक विशेषण होंगे। जैसे एक लड़का, है ना, 3 गायें, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे इसमें निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक की मैं बात करूँ तो ऐसे शब्द जो जो वस्तु पदार्थ थे यानी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या मापतोल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे 2 लीटर है, 5 किलो है, 3 लीटर है। अनिश्चित में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इस प्रकार के शब्द होंगे। लास्ट इसमें जो रहता है वो है संकेतवाचक विशेषण, यानी वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे वे किसान हैं, हम सब विद्यार्थी, यह लड़का आदि जो है इसके उदाहरण माने जाएंगे। थोड़ा सा इसको बढ़िया से पढ़ लेना। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर पूछे तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, परंतु जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम होगा जिसे वह कहाँ गया है, और यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा कि वह लड़का कहाँ गया है। यह बाजार से आया है तो उसका हो जाएगा यह छात्र बाजार बाहर से आया, सॉरी बाहर से आया है। ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे वह बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत शब्द यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। एक मूल अवस्था है जैसे राम सुंदर है, एक उत्तरावस्था है जिसमें 2 वस्तुओं में तुलना होती है जैसे राम मोहन से सुंदर है, एक उत्तमा अवस्था होती है जिसमें जो है वो कर्ता को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है जैसे राम सबसे सुंदर है। ठीक है, चलिए ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे, ये तीनों अवस्थाएं काम की नहीं है ज़्यादा। तो क्रिया की हम बात करें, अगला टॉपिक रहेगा क्रिया। तो जहाँ वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाए जैसे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे है पढ़ लिख हंस बैठ आदि में ना प्रत्यय लगा दे तो वो पढ़ना लिखना हंसना उठना बैठना हो जाएगा। क्रिया के भेदों की बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर कर्म नहीं होता है तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे हम बात करें रिया हंस रही है, सदा दौड़ रही है, निकिता सो रही है। अकर्मक क्रियाएं अगर सीधी पूछी जाए तो दौड़ना है, डरना है, सोना है, रोना है, हंसना है, जागना है, उछलना है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो अकर्मक में काम में आती हैं। दूसरी है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो देखिएगा इसमें जैसे पूनम पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर यह रहेगा सकर्मक। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आप यहाँ से बना सकते हैं, क्या, किसे, किसको। इस प्रकार से 3 प्रश्न अगर आप क्रिया के साथ लगा के बनाते हैं, उत्तर अगर आ रहा है तो सकर्मक होगा। उत्तर ध्यान रखिएगा, उत्तर कर्ता नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर सकर्मक रहेगी। सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार आपको बताते हैं, एक है एक कर्मक क्रिया जिसमें 1 कर्म होगा और द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होंगे। फिर अगला है प्रयोग संरचना के आधार पे जो है थोड़ा सा ये हो गया। चलिए, प्रयोग संरचना की दृष्टि से क्रिया के जो है 5 भेद माने गए हैं। पहले है संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई क्रियाएं अगर जहाँ पे हो तो वहाँ पर होती है संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो नाम धातु जैसे सर्वनाम से बनती है, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना, हाथ से हथियाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो नाम धातु क्रियाएं होंगी। अगली है प्रेरणार्थ क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बेटे से पानी मंगवाया, इसमें वाया वाई वाय इस प्रकार के शब्द जो है वो काम में आएंगे। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी क्रिया के पूर्व कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर शिवानी पढ़कर सो गई, तो पढ़ कर करता 2 क्रियाएं करता है, एक पहले करेगा दूसरी बाद में करेगा। कृदंत क्रियाएं यानी क्रिया के अंत में अगर प्रत्यय लग जाए तो वो होती है कृदंत क्रियाएं, जैसे चल से चलना, चलता चलकर, इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो इसमें आ जाती हैं। चलिए अगला जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा अव्यय। देखो अव्यय में क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल पुरुष कारक आदि के कारण नाम नहीं बदलता है, आदि रूप नहीं बदलता है, तो वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्दों के जो है वो यहाँ पर 5 भेद बताए लेकिन 4 ही होते हैं, निपात वाला भेद नहीं होता है। ठीक है, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण। देखिएगा ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, मंदिर के पास मेरा घर है, तो यहाँ पे जो थोड़ा ब्लैक किया हुआ है वो थोड़ा क्या रहेगा, यहाँ पे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की मैं बात करूँ तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है रीति, यानी क्रिया के घटित होने का ढंग जो बताए, तरीका जो बताए वो रीतिवाचक में आता है। जैसे हरिकेश धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे चलने के बारे में बताया कि धीरे धीरे चलता है। अनिता जो वो तेज चलती है, तो चलने के बारे में बताया तेज चलती है।
तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, रीति यानी तरीका रहेगा। दूसरी बात करूँ कालवाचक में, कालवाचक में क्या होगा, क्रिया के घटित होने का समय का बोध करवाएगा। जैसे विक्रम कल आएगा, तो यहाँ पे आएगा कि क्या बता रहा है, कल आएगा। निकिता प्रतिदिन व्यायाम करती है, तो प्रतिदिन यहाँ पर क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी जो क्या बताए, क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध कराए। जैसे खुशी बाहर बैठी है, तो यहाँ पे बाहर है। मंदिर के सामने मेरा घर है, तो सामने यहाँ पर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया के मापतोल का बोध कराएगा। जैसे राजेश बहुत पढ़ती है, तो बहुत जो शब्द है, बहुत पढ़ती है। यहाँ पर नीतू कम बोलती है, और यहाँ पर है प्रियंका ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा, ये परिमाणवाचक हो गया। संबंध बोधक अव्यय, यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम में संबंध का बोध कराएगा, अन्य शब्दों के साथ उनको जोड़ेगा, तो वो होगा संबंध बोधक अव्यय। जैसे छत के ऊपर मोर नाच रहा है, छत के ऊपर, यहाँ पर है अंजना से पहले रविंद्र आ गया, तो यहाँ पर ऊपर है, इससे पहले है, ये क्या रहेंगे, संबंध बोधक अव्यय रहेंगे। समझ में आई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला अपना रहेगा समुच्चय बोधक अव्यय, यानी इनमें क्या होगा, दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम होगा। जैसे तुमने परिश्रम किया इसलिए पास हो गए, और यहाँ पर रहेगा कि वह केवल पढ़ने में ही तेज नहीं है बल्कि अच्छा खिलाड़ी भी है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि लगभग इसमें सारा मैटर दे रखा है हिंदी से संबंधित। विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करूँ तो ऐसे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे वाह, उफ, इस प्रकार के शब्द इसमें काम में आते हैं। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए संधि को लेकर मैं थोड़ी बात कर देता हूँ। संधि किसे कहते हैं, सम प्लस धी से बना है, और सम का अर्थ होता है पूर्णता, धी का अर्थ होता है धारण करना, और शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो योग और मेल होता है। परस्पर परिभाषा की बात करें, दो ध्वनियों वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद होते हैं 3। कौन कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 5 भेद इसके होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, मैं एक एक नहीं बता सकता, इतना समय हमारे पास में नहीं है। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, ये पढ़ लीजिएगा, गुण संधि है दूसरी। तीसरी में बात करूं तो यहाँ पर तीसरी रहती है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के बाद में यण संधि, यण के बाद में है अपनी अयादि संधि। ये 5 प्रकार जो है वो संधि के यहाँ पर माने गए हैं। आगे जो रहेगी वो 2 नंबर वाली है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में देखो, एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर के साथ में जब मेल हो जाता है और उससे विकार उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के सिर्फ नियम है, कोई प्रकार नहीं है, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे जो रहेगी अपनी तीसरी जो रहेगी वो रहेगी विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है, देखो विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन के मेल से तो ध्वनि में विकार होगा, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के भी कोई भेद नहीं है, सिर्फ नियम है, नियमों के आधार पे ये संधि जो है वो बनती है। चलिए व्याकरण यहाँ पर हमारी जो कंप्लीट होती है। एक थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है जो विज्ञापन से रिलेटेड है, तो विज्ञापन आप जो है थोड़ा देख लीजिएगा पासबुक वगैरह में, जहाँ कहीं भी लिखा है फॉर्मूला सेम है सबका, तो उसको मेरे ख्याल से पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं आप सबको। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ अन्य वीडियोज़ के साथ में। परीक्षा आपकी बहुत अच्छी हो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।